हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सफलता बैच में ये सर्कुलेटरी सिस्टम के क्रम में हमारा फिफ्थ लेक्चर होने वाला है। इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के हम 4 लेक्चर कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड ब्लड क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा किया। साथ में पिछले लेक्चर में हमने ब्लड ग्रुप को देखा था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कि ब्लड ग्रुप हमने देखा था और संभावित ब्लड ग्रुप, जिससे हम बोल सकते हैं कि हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह की वंशानुगतता। ये सारी चीजें हम अभी अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, विच इज हार्ट। तो हृदय के बारे में स्टार्ट करते हैं आज। हार्ट पढ़ने के बाद हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो और मिसलेनियस टाइप में कुछ और फैक्ट रह जाएंगे, तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उन सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, विच इज़ हर्ट। फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमें बात करनी है आज ह्यूमन हर्ट की, मानव हृदय के बारे में। चलिए, तो समझते हैं ह्यूमन हर्ट क्या है और ह्यूमन हर्ट की क्या खास विशेषता है और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा हर्ट है, जो हमारा हृदय है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भ्रूणीय अवस्था में जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है माँ के गर्भ में, उसमें हमारे भ्रूण में 3 लेयर होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो उसमें जो मीजोडर्म लेयर होती है, उसी मीजोडर्म से हमारा हृदय का जो है ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो हमारे हृदय की उत्पत्ति किससे हुई है? मीजोडर्म से हुई है। अब आगे देखेंगे, इट इज मेड अप बाय कार्डियक मसल्स। जो हमारा हृदय है वह कार्डियक मांसपेशियों से बना होता है। तो हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? कार्डियक मसल्स कहा जाता है या कार्डियक मांसपेशी कहा जाता है। टू स्टडी अबाउट हर्ट, तो हृदय की जो अध्ययन की शाखा है वो क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। इसके अलावा जब कार्डियोलॉजी की बात की है तो यहाँ पर एक टर्म है, लीवो कार्डियक ऑर्गन। अब इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करेंगे हृदय के बारे में, तो हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, इसलिए हम हृदय को बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, क्योंकि यह पूरा मांसपेशियों से बना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बोन नहीं पाई जाती है, इसी वजह से इसको हम मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। एंड इट इज मायोजेनिक ऑर्गन। ये एक मायोजेनिक अंग है। मायोजेनिक अंग होने का मतलब क्या है? नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन, यानी जो ब्रेन के नियंत्रण में ना हो, ऐसे ऑर्गन को हम मायोजेनिक ऑर्गन बोलते हैं। तो हमारा हार्ट भी एक मायोजेनिक ऑर्गन है। अब जब हम लोकेशन की बात करते हैं कि हमारे हार्ट की लोकेशन क्या, अवस्थिति क्या है, तो फ्रेंड्स, ये स्थित होता है हमारे कार्डियक नॉच में। कार्डियक नॉच कहाँ होता है? जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग के पास में स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ये जो स्पेस है वो कहलाती है कार्डियक नॉच। तो हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक नॉच में स्थित होता है, या आप कह सकते हो थोरेसिक कैविटी में, जो हमारी वक्षीय गुहा होती है, यानी जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो ये वक्षीय गुहा में स्थित होता है। जो हमारे दो लंग्स हैं, इनके बीच का जो ये स्पेस है दोस्तों, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मेडियस्टेनम बोलते हैं। तो हमारा जो हार्ट है उसकी लोकेशन क्या है? मेडियस्टेनम। इसके अलावा ये हमारी रिब्स हैं, ये स्टर्नम है, स्टर्नम से हमारी रिब्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ऐसी टोटल हमारी एक साइड 12 रिब्स होती हैं, और पेयर में आप बात करें तो 12 पेयर है, और संख्या में 24 जो होती हैं, जो हमारी रिब्स, उनमें से बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब्स, यानी दूसरी और छठवीं जो पसली होती है, उसके मध्य में स्थित होता है हमारा हर्ट। इसके अलावा और क्या हो सकते हो? बिटवीन अवर टू लंग्स, हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। और दोस्तों, 70 से 80%, 70 to 80% लोकेशन ऑफ हर्ट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, यानी 70 से 80% यह हमारे बाईं ओर ही स्थित होता है। तो ये सारी इसकी लोकेशन के बारे में पॉइंट है। अब लोकेशन के बारे में जो मैंने यहाँ पे बोला है कि लिवो कार्डियक ऑर्गन है। लिवो कार्डियक ऑर्गन का मतलब होता है, यानी जितने भी ह्यूमन पाए जाते हैं उनमें अधिकतर, यानी 95% लिवो कार्डियक ऑर्गन ही होते हैं, यानी बाईं ओर, हृदय का बाईं ओर होना कहलाता है लिवो कार्डियक ऑर्गन। तो हमारा हृदय भी, ह्यूमन हार्ट जो है वो बाईं ओर ही होता है, इसलिए इसको लिवो कार्डियक ऑर्गन भी बोलते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको एक जगह मैंने देने का प्रयास किया है। तो उत्पत्ति हमने देखा, किन मसल से बना है, अध्ययन क्या कहलाता है,
और हार्ट कैसा अंग है, तो ये पंपिंग ऑर्गन है, मांसपेशी अंग है, मायोजेनिक अंग है ना। उसके बाद इसकी लोकेशन के बारे में ये सारी पॉइंट्स हमने देखे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हार्ट के वेट की, हृदय का जो भार होता है वो कितना होता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करेंगे तो एवरेज इसका जो वेट होता है वो 250 से 350 ग्राम होता है। वहीं अगर मेल यानी कि पुरुषों में हम बात करेंगे तो 280 से 340 ग्राम। फीमेल में अगर आप बात करोगे तो 230 से 280 ग्राम होता है। वहीं न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट बेबी या नवजात शिशु की बात करेंगे तो आप 20 से 25 ग्राम इसका वेट देखेंगे। बाकी बुक्स में क्या लिखा है मेरे को नहीं मतलब है, एनसीईआरटी ये सारा डाटा देती है तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये मैंने आपको बताया, ये मीडियस्टेनम है। दोनों फेफड़ों के मध्य का जो स्थान होता है, स्पेस होती है, इसको मीडियस्टेनम बोलते हैं। ये कार्डियक नॉच कहलाता है, जो कि लेफ्ट लंग के पास स्थित होता है। साइज में बात कर लेते हैं तो देखिए, इसकी जो लंबाई की बात करेंगे तो 13 सेंटीमीटर, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 9 सेंटीमीटर है। ठीक। और अगर विड्थ की बात करेंगे तो लगभग शायद ये इसकी जो मोटाई होती है वो 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लेकिन फिलहाल आप 13 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई याद रखेंगे। क्लियर। तो इस पूरी स्लाइड में बहुत सारे फैक्ट हैं फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। इस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है फ्रेंड्स, और इसको मैंने 2-3 डायग्राम में समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले आप समझिए इसको, हृदय की संरचना को। तो आप ये रेड लाइन जो देख रहे हैं, रेड लाइन बता रहा है ये हमारा हार्ट है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये बता रही है इसकी लेयर के बारे में, परत। और बीच में जो व्हाइट कलर का फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो हमारा हृदय को रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये लिक्विड है। इन सबको हम बातें पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आप याद रखें। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर की लाइन है, जो हार्ट, हमारे हार्ट को 4 भागों में डिवाइड करें, इनको बोलते हैं सेप्टम। आगे पढ़ेंगे सेप्टम क्या होता है। अब आर ए जो लिखा हुआ है, आर ए का मतलब है राइट ऑरिकल, हिंदी में कहेंगे दायां आलिंद। आर बी का मतलब है राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निलय। एल ए का मतलब है लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि बायां आलिंद। और एल वी का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय। ठीक। इसके बाद ये लिखा है CO2 यानी कि अशुद्ध रक्त, यानी हमारे हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। और O2 का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये 3 जो आपको वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, त्रिपर्दी कपाट बोलते हैं इनको, जो कि 3 है। इन्हीं से होकर हमारा राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकुलर में जाता है, यानी दाएं आलिंद से दाएं निलय में ब्लड जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व से होकर। उसके बाद एक बल्ब आपको ये दिख रहा होगा राइट वेंट्रिकल में, और इस बल्ब को बोलते हैं हम सेमी ल्यूनार वॉल्व, यानी अर्धचंद्रीय कपाट, जिससे ब्लड पंप करके जाता है हमारे लंग्स के पास। और लंग्स के पास जिस आर्टरी से होके जाता है, उस आर्टरी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। उसके बाद लंग्स जो है, लंग्स यहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होगा, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण होगा। बेसिकली यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को एंटर करते हैं, और फिर यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसके थ्रू, फुफ्फुसीय शिरायनी पल्मोनरी वेन के थ्रू। और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल में, यानी कि हमारे बाएं आलिंद में। उसके बाद ये वॉल्व जो दिखाई दे रहे हैं आपको हमारे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, द्विपर्दी कपाट, जिनसे होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि बाएं निलय में। उसके बाद यहाँ एक ऑर्टिक वॉल्व होता है, यहाँ से अयोटा निकला हुआ है, और ये ओटा जिसको महाधमनी बोलते हैं, इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक। और अंगों के पास जाकर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, और यहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में निकलेगा। और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अन्य ऑर्गन से फिर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू अगेन कहाँ पहुंचेगा, हमारे राइट ऑरिकल में। तो ये पूरा एक इसका सीक्वेंस है। अब इसी को मैंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। तो देखें, ये ये हिस्सा है कौन सा, राइट ऑरिकल, दायां आलिंद। तो यहाँ दायां आलिंद है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें ये दायां आलिंद हो गया। ये है राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है, यानी कि राइट वेंट्रिकल ये वाला। उसके बाद ये आपको 3 वॉल्व दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि बायां आलिंद, ये है लेफ्ट ऑरिकल। ये पूरा एरिया है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर आप देख रहे हो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये आपको दिख रहा है बाइकस्पिड वॉल्व, ये क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये दोनों डायग्राम केवल आपको, और यहाँ पर आपको ये ओटा दिखाई दे रहा होगा, तो ये ओटा यहाँ पे मैंने आपको बनाया हुआ है। तो दोनों ही डायग्राम किसके हैं, दोनों ही डायग्राम हार्ट के हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर के हैं। इसी को और आगे हम देखेंगे। तो देखिए, अब इस डायग्राम को हमें समझना रहेगा। इसमें आप देखेंगे ये हमारा हार्ट है, हार्ट की वॉल है ये पूरी, ये हार्ट की वॉल है। और ये
लेयर है, एक झिल्ली है जो हार्ट को चारों ओर से प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए, सबसे पहले ये ग्रीन कलर की आप लेयर देखेंगे, सबसे ऊपर की जो लेयर है, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद फिर आपको ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही एक ये लेयर, और ब्लू कलर से ये आपको दिखाई दे रही होगी स्काई ब्लू कलर से ये वाली लेयर, ये दोनों लेयर को हम बोलते हैं सिरोस पेरिकार्डियम या सिरोस लेयर बोलते हैं। इनके बीच में भरा होता है एक लिक्विड जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर है? तो सबसे पहले ये ग्रीन कलर की होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद दो होती है सिरोस लेयर जिसको हम सिरोस पेरिकार्डियम बोलते हैं, और दोनों सिरोस पेरिकार्डियम के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इन तीनों को मिला के फ्रेंड्स कहा जाता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली। यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये पेरिकार्डियम झिल्ली है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, हार्ट को सुरक्षा देने का कार्य, हृदय को सुरक्षा देने का कार्य करती है। क्लियर है? अब ये हमारा हार्ट है इसके बीच में, जिसमें ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक सेकंड रुकिए। ये हमारा हो गया राइट ऑरिकल, और ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, यानी दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। अब इस दाएं आलिंद सभी जगह, एक जगह मैं बता रहा हूं, ये सभी जगह में होगा ही। सबसे पहले जो हमारी हृदय की ये दीवारें हैं, हृदय की दीवार को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच इज एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। यानी हृदय की जो दीवार होती हैं वो तीन भागों में डिवाइड होती हैं। अब देखेंगे सबसे बाहरी परत जो व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है, सबसे बाहरी परत कहलाती है एपिकार्डियम। उसके बाद ये मध्य की परत है, ये पूरी जो मध्य की परत है, इस मध्य की परत को बोलते हैं हम मायोकार्डियम, या इसी को बोलते हैं हम कार्डियक मसल। यही मुख्य कार्डियक मसल है जो कि हमारे हृदय की मध्य वाली वॉल होती है। उसके बाद ये है एंडोकार्डियम, यानी आंतरिक दीवार को हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। तो हमारे हृदय में तीन दीवारें मौजूद होती हैं, तीन वॉल होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। इस डायग्राम की हमने पहले समझा कि पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन क्या होती है, और फिर हमने देखी ये वॉल। अब देखिए, जो हमारा राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल के ही पास कुछ कोशिकाएं मौजूद होती हैं, कुछ सेल्स मौजूद होती हैं जिनका नाम है एस ए नोड। एस ए नोड का मतलब है साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलते हैं इनको? साइनो एट्रियल नोड। इनका इंग्लिश में ही नाम आपको याद रखना है। इस साइनो एट्रियल नोड से कुछ एक जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर टाइप की होती है, उस टाइप की ये सेल्स फाइबर के रूप में जाएंगी और हमारे दोनों वेंट्रिकल के बीच में पहुंचेंगी, कनेक्ट होंगी यहाँ पर। इसको बोलते हैं एवी नोड। ये क्या होते हैं आगे समझ में आएंगे। तो एवी नोड ये कहाँ स्थित होते हैं? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ऐसे नोड कहाँ सिचुएटेड है? तो हम बताएंगे हमारा जो राइट ऑरिकल है उसके पास स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, राइट ऑरिकल को लेफ्ट ऑरिकल से अलग करने का काम जो दीवार करती है उसको बोलते हैं इंटर आर्टियोल सेप्टम्स। क्या बोलते हैं? इंटर आर्टियोल सेप्टम। राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम जो वॉल करती है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और हमारे लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से जो सेपरेट करने का काम करती है उसको दीवार को बोलते हैं एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो सेप्टम क्या है? सेप्टम इज अ वॉल विच सेपरेट अवर हार्ट चैम्बर। मतलब सेप्टम एक ऐसी दीवार है जो हमारे हृदय कोष्ठकों को सेपरेट यानी अलग अलग करने का कार्य करती है। तो ये सारी बातें जो यहाँ पर आपको बताई गई हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हमारा एवी नोड है, यहाँ से कुछ फाइबर निकलते हैं, उनको बोलते हैं हम पुरकिंजे फाइबर। तो ये हमारे क्या है? पुरकिंजे फाइबर हैं, और इन्हीं में पाए जाते हैं बंडल ऑफ हिज, यानी हिज के गुच्छे। तो ये पूरा हमारा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ। पहले हमने आउटर स्ट्रक्चर देखा, देन हमने हमने हमारे हार्ट का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे पिन किया है कि हृदय की जो विभाजित करने वाली दीवार होती है, हार्ट डिवाइडिंग वॉल जो होती है, उनको हम बोलते हैं सेप्टम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो सेप्टम क्या आप समझ गए होंगे, चैम्बर समझ गए होंगे, चैम्बर को सेपरेट करने का काम कौन करता है, और हार्ट वॉल में कितनी परत होती है ये आपने देखा। और इससे पहले हमने देखा कि जो हमारा हार्ट होता है वो किस आधार पे फंक्शन करता है। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार हार्ट का जो फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है। चलिए पहले इन्हीं के बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। देयर आर 4 चेम्बर इन ह्यूमन हार्ट। मतलब जो हमारा मानव हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, जिनमें से ऊपर के जो 2 कोष्ठक होते हैं वो कहलाते हैं आलिंद। क्या कहलाते हैं?
आलिंद। और जो हमारे नीचे के दो चेंबर होते हैं, लोअर दो चेंबर होते हैं जो, वो कहलाते हैं निलय यानी कि वेंट्रिकल। तो ऊपर के दो चेंबर को हम आलिंद बोलते हैं और नीचे के दोनों चेंबर को हम निलय बोलते हैं। हार्ट इज द लार्जेस्ट थिकेस्ट एंड, अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे हृदय का सबसे बड़ा, मोटा और मजबूत कोष्ठक कौन सा है, चैम्बर कौन सा है, तो दोस्तों इसका जवाब होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि जो हमारा बायां निलय होता है, बायां निलय हमारे हृदय का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट, थिकेस्ट यानी सबसे मोटा, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे मजबूत चैम्बर होता है। इसके अलावा इन ह्यूमन मानव में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण होता है। और दोहरा परिसंचरण क्या होता है फ्रेंड्स, ये मैं आपको ब्लड वाली टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को वॉच करिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या होता है। देन हम आगे बात करते हैं कि फर्स्टली ब्लड एंटर्स इन राइट ऑरिकल, सर्वप्रथम जो रक्त है वो हमारे दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। अब ये जो पॉइंट है कि दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, ये कैसे समझेंगे, तो देखिए दोस्तों, हमारे ऑर्गन्स के पास होती है सेल, है ना, प्रत्येक ऑर्गन सेल से भरा है, और सेल लेवल पर मौजूद होता है क्या, ग्लूकोज C6H12O6। हम सब जानते हैं ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ब्रेक डाउन होता है। और दोस्तों जब ये ग्लूकोज विखंडित होता है तो ये अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। अब ये जो CO2 है, यही CO2 दोस्तों कहाँ पहुंचता है, वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त में घुलेगा, और रक्त में घुलने के बाद ये हमारे पहुंचेगा सबसे पहले दाएं आलिंद में। अब फंक्शन समझना, पहले मैं इसको फंक्शन को समझाता हूँ, फिर आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हमारे कहाँ जाएगा, सबसे पहले दाएं आलिंद में। तो यही लिखा है कि सर्वप्रथम रक्त हमारे दाएं आलिंद में पहुंचता है। तो फर्स्टली ब्लड एंटर्स इन अवर राइट ऑरिकल, सबसे पहले जो रक्त है वो हमारे दाएं आलिंद में प्रवेश करा। उस दाएं आलिंद के बाद हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं। जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे फ्रेंड्स, तो इन ट्राइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से ये ब्लड हमारा एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल में, यानी दाएं निलय में। उसके बाद जब दायां निलय फिल हो जाएगा, तो हमारा सेमिल्यूनार जो वॉल्व है वो ओपन होगा, जो अर्धचंद्रीय कपाट है वो ओपन होगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वो निकल के जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, यानी फुफ्फुसीय धमनी में। और फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स के पास। अब लंग्स के पास पहुंचा, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। जैसे ही ब्लड लंग्स के पास पहुंचेगा, तो लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा फ्रेंड्स। कहाँ निकाल दिया जाएगा, शरीर से आउट कर दिया जाएगा इसको, और यहां से एंटर किया जाएगा ऑक्सीजन। क्योंकि हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को इन यानी कि ग्रहण कर रहे होंगे, तो ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ से इन, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हो जाएगा बाहर। तो अब आप देखेंगे यहाँ से जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ है, तो अब यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आउट हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से इन हुआ। तो अब इस ऑक्सीजन को पल्मोनरी वीन लेके जाएगी, और ये पल्मोनरी वीन लेके जाएगी हमारे बाएं आलिंद के पास, लेफ्ट ऑरिकल के पास। लेफ्ट ऑरिकल जब फिल हो जाएगा, तो हमारे द्विपर्दी कपाट यानी जो बाइकस्पिड वॉल्व होंगे वो ओपन होंगे, और ये बाइकस्पिड वॉल्व से हमारा ब्लड होता हुआ जाएगा बाएं निलय के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। देन हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑर्टिक वॉल्व होता है, ऑर्टिक वॉल्व ओपन होगा, जहां से ओटा यानी महाधमनी के द्वारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे प्रत्येक अंग के पास, लाइक ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, इन सभी ऑर्गन के पास जाएगा। और ऑर्गन के पास जाने के बाद फिर हम सब जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑर्गन के पास पहुंचेगा, तो ऑर्गन के पास मौजूद है सेल, कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो हमारे कोशिकाओं के पास उपस्थित जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, और ग्लूकोज अगेन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन फिर हमारे वेना कावा के द्वारा। तो ये पूरा साइकिल है, ये अनवरत काल तक चलता है, अनडिफाइंड काल तक, हर दिन हर सेकंड यही जो है ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो ये पूरा हमारा एक कार्डियक साइकिल है, या हृदय कैसे काम करता है उसका फंक्शन हुआ फ्रेंड्स। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। अब अगर आप इसको आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ, तो देखिए जरा आप इसको समझने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। जो सारी बातें मैंने आपको बोली हैं वही समझाने का प्रयास करूंगा आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक हर्ट का डायग्राम बनाते हैं, जैसा कि अभी हमने बनाया हुआ था। ये मान लीजिए हमारा हर्ट है, ठीक। और ये हर्ट को डिवाइड करने वाली ये दीवार है, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे ये, ठीक, ये हमारा याद करेंगे, ये हमारा राइट ऑरिकल यानी दायां आलिंद है। ये हमारा राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय है। ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बायां आलिंद है, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय है। क्लियर है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये हमारे ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन हो, अंग हो सकता है हमारा। इन अंग के लेवल पर मौजूद क्या है, इन ऑर्गन के पास स्थित है C6
H12O6 यानी ग्लूकोज। और दोस्तों ये ग्लूकोज तभी टूटेगा जब इसके पास क्या आएगा, ऑक्सीजन। और जब इसके पास ऑक्सीजन आता है तो प्रोडक्ट के रूप में ये क्या क्या बनाता है, तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट के रूप में बनाता है वाटर, H2O। वाटर के अलावा ये बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनाता है ये एनर्जी। ठीक, एनर्जी और वाटर का हम यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो ये प्रत्येक ऑर्गन के द्वारा हो रहा होगा, ब्रेन, किडनी, स्टमक, सबके द्वारा। तो अब हमारे जो ब्रेन वाले हिस्से है, वहां से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है ये पहुंचेगा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, कहाँ, ब्लड में। ठीक, यही कार्बन डाइऑक्साइड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू पहुंचेगा। तो ये कैसा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है। ठीक, और हमारे निचले ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा किडनी है, जैसे कि हमारा पैंक्रियाज है, जैसे कि हमारा स्टमक है, यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है वो पहुंचता है इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा वो, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। अगेन ये भी कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड। तो हमारे राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड होगा, हम बताएंगे डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा। और ये ब्लड आ कहाँ से रहा है, तो हमने बताया रेस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है। हमारे इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे निचले ऑर्गन है, और हमारे ऊपरी ऑर्गन जैसे कि मस्तिष्क है, क्लियर है, वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड आया हमारे राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल में मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 वॉल्व स्थित होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। पे लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व कब तक ओपन नहीं होंगे, जब तक कि ये वाला चेंबर पूरी तरह से फिल नहीं हो जाएगा। जब ये चेंबर पूरी तरह से फिल हो जाएगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे, और इन ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब ये हमारा राइट वेंट्रिकल भरना शुरू होगा। राइट वेंट्रिकल जैसे ही भर जाता है तो यहाँ पर अर्धचंद्रीय कपाट होता है, सेमिल्यूनर वॉल्व होता है। इस सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होता है और यहाँ से ये एक आर्टरी निकली है। ध्यान रखना, हृदय से निकलने वाली रक्त वाहिकाओं को आर्टरी कहा जाता है। इस आर्टरी के थ्रू अब ये ब्लड जाएगा हमारा आगे। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ से अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्लड एंटर किया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ही आगे मूव कर रहा है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पहुंचेगा। अब यहाँ पर हमारा एक ऑर्गन लगा हुआ है जिसका नाम है लंग्स। यहाँ हमारा जो अगला ऑर्गन पाया जाता है वो है लंग्स, यानी ये कहाँ तक लेके जाएगी, लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक। और फेफड़ों का काम क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। फेफड़ों के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को तो कर देते हैं बाहर शरीर से, आउट, और यहाँ से हम ऑक्सीजन को एंटर करेंगे। यहाँ से एंटर क्या होगी, यहाँ से ऑक्सीजन होगी इन। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, ऑक्सीजन हुआ बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ बाहर, ऑक्सीजन हुआ इन। और यहाँ से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी एक और ब्लड वेसल जिसका नाम है जिसका नाम है पल्मोनरी वीन। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वीन। आगे मैं आपको बताऊंगा, देखिए। तो अब यहाँ से कौन सा ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड, यहाँ से कौन सा ब्लड जा रहा है, प्योर, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड पहुंचेगा अब कहाँ पर, ये प्योर ब्लड एंटर किया हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो इसको पूरे को मैं फिल करूंगा और ये चैम्बर भरेगा। अगेन हमारा ये लेफ्ट ऑरिकल जब तक भरेगा, जैसे ये कंप्लीट फिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 वॉल्व लगे हुए हैं जिनको बोलते हैं हम बाइकस्पिड वॉल्व। और ये बाइकस्पिड वॉल्व जब ही ओपन होंगे जब लेफ्ट ऑरिकल पूरा फिल हो जाएगा, और लेफ्ट ऑरिकल जैसे ही फिल होगा तो इस बाइकस्पिड बल्ब से ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। और अब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड आया, गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस प्रकार से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा सा फिल होगा। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो यहाँ पर अयोटिक वॉल्व है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अयोटिक वॉल्व ओपन होगा जहां से निकली है महाधमनी, जिसको हम बोलते हैं ओटा। और ओटा में भी हमारा कैसा ब्लड जाएगा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा यहाँ से, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है। ये ओटा ही है आगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये यहाँ से ये ओटा पहुंचा, और ये ओटा जाएगी हमारे छोटे छोटे वीन के रूप में ये कन्वर्ट होगी आगे जाके। इस प्रकार से बहुत सारी वीन वीन में ये कन्वर्ट हो जाएंगी, ये सिराओं में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करेंगी ये सिराएं। और यहाँ से ब्लड कौन सा आ रहा है, अगेन हम बताएंगे। ये ब्लड हमारा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, हमारे पैंक्रियाज तक, स्टमक तक, और सारे शरीर के ऑर्गन को यहाँ से प्रोवाइड होगा क्या, तो हम बताएंगे यहाँ से प्रोवाइड होगा
ऑक्सीजन। और फ्रेंड्स उसके बाद ये हमारे जो ऑर्गन है वो वही प्रोसेस करेंगे। ये कार्बन यहाँ पर जो ग्लूकोज मौजूद है, ग्लूकोज ऑक्सीजन यहाँ से जो पहुंचा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किया करके जल बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और एनर्जी। और अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू अगेन फिर ये ब्लड में डाल दिया, और ये ही प्रोसेस चलती रहती है फ्रेंड्स। आई होप ये पॉइंट अब आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमारा जो राइट पार्ट है हार्ट का, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और कौन क्या लेके जा रहा है, ये सारी बातें मैंने आपको इस डायग्राम में बताने का प्रयास किया। तो आई होप अब ये जो डायग्राम है आपके सामने, इसको आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप अच्छे से इसको बनाइएगा, ड्रॉ कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैंने आपको बताना चाहा है कि कैसे ये फंक्शन करता है। तो ये सारी चीजें अब अपनी क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला स्ट्रक्चर भी अब आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे हृदय में इन अवर हार्ट कुछ स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेल्फ एक्साइटेबल सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर हार्ट, जिनकी मात्रा होती है 1%। केवल 1% ऐसी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में जो सेल्फ एक्साइटेबल होती हैं, जो स्वतः उत्तेजित होती हैं। बात आती है स्वतः उत्तेजित मतलब जिनको कार्य करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता ना हो और ऑटोमेटिकली वो खुद से काम कर पाए, ऐसी सेल्स को हम सेल्फ एक्साइटेबल सेल बोलते हैं। बेसिकली ये सोडियम के द्वारा काम करती हैं, जो हमारे ब्लड में सोडियम मिला रहता है उसके द्वारा ये एक्साइट करती हैं। बाय विच, जिनके द्वारा क्या होता है, अवर हार्ट, हमारा जो हृदय है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है, और रिलैक्स यानी अपनी सामान्य अवस्था में आता है। और हृदय के सिकुड़ने और सामान्य अवस्था में आने को ही हम हृदय धड़कन बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं एस नोड की। तो एस नोड कहाँ है फ्रेंड्स? आइए मैं आपको डायग्राम में फिर से ले चलता हूँ एस नोड बताने के लिए। देखिए यहाँ पर ये रहा एस नोड, ठीक, और ये रहा ए बी नोड। ध्यान रखेंगे ये ए बी नोड, ये बंडल ऑफ एज है, ये प्रोकेंजे फाइबर है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एस नोड का फुल फॉर्म साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। प्रेजेंट इन राइट ऑरिकल, जैसा कि डायग्राम में देखा है, ये क्या करता है, हमारे राइट ऑरिकल यानी दाएं लिंब में उपस्थित होता है, और ये प्राकृतिक पेस मेकर का काम करता है। इट इज अ नेचुरल पेस मेकर। मतलब हमारे हृदय को प्राकृतिक पेसमेकर की अगर संज्ञा दी जाएगी तो इसमें ऐसे नोड जो सेल्स होती हैं उनको प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। अब एबी नोड क्या होता है, देखा होगा आपने डायग्राम में, इसको बोलते हैं एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड, जो हमारे दोनों वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है, प्रेजेंट बिटवीन वेंट्रिकल, दोनों निलयों के मध्य स्थित होता है, जिनसे प्रोकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ फिज निकले रहते हैं, और ये पेस सेटर का काम करता है। ठीक है, तो पेस मेकर का काम कौन करता है, एस नोड। पेस सेटर का काम कौन करता है, एबी नोड। इन्हीं के द्वारा ही हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। अब कभी हमारी एस नोड डैमेज हो जाती हैं तो डॉक्टर हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल पेसमेकर। देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये लगा है आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये कब लगते हैं, जब हमारे हृदय के ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है या किसी वजह से ये जो है डैमेज होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो वही लिखा है, जब ऐसे नोड क्षतिग्रस्त हो जाता है, व्हेन ऐसे नोड डैमेज, तब लिथियम का बना होता है ये आर्टिफिशियल पेसमेकर, जो हमारे ऐसे नोड और एबी नोड की तरह काम करता है। इसमें एक बैटरी होती है, वो बैटरी भी लिथियम की बनी होती है। तो लेड इन राइट वेंट्रिकल, और आपने देखा होगा ये है पल्स जनरेटर रहता है, पेसमेकर इसी को बोलते हैं। इसी के द्वारा फिर पल्स जनरेट होती हैं अगर आपके एसए नोड एबी नोड खराब हो जाते हैं। तो हमने ये एसए नोड एबी नोड समझने का प्रयास किया क्या होते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, कि जो हमारा रक्तदाब होता है वो क्या होता है। फ्रेंड्स, रक्त के प्रवाह के दौरान महाधमनी पर पड़ने वाले दबाव को, यानी जब हमारा ब्लड फ्लो करता है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अयोटा ड्यूरिंग ब्लड फ्लो इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो रक्त प्रवाह के दौरान जो हमारी महाधमनी होती है, महाधमनी कहाँ होती है, याद करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में पाई जाती है। तो उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो प्रेशर जो दबाव पड़ता है, उसी दबाव को हम रक्तदाब कहते हैं, जिसका मापन किसके द्वारा होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा होता है, जिसमें पारा भरा होता है। तो रक्तदाब को मापने का जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, जिसमें पारा भरा हुआ होता है। अब दोस्तों हमारा जो सामान्य रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ एचजी, यानी 120/80 mm ऑफ एचजी हमारा क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यानी अगर आप जो स्पेग्मोमेनोमीटर है वो इतना आपका ब्लड प्रेशर बता रहा है तो आप समझना कि नॉर्मल है। अब समझते हैं 120 और 80 है क्या। तो 120 mm ऑफ एचजी, उधर लिखा हमने 80 mm ऑफ एचजी। 180 mm एचजी कहता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है तो हार्ट पर जो पड़ने वाला दबाव है वो 120 mm ऑफ एचजी, और जब वो रिलैक्स होगा, सामान्य अवस्था में आ जाएगा, तो 80 mm ऑफ एचजी होना चाहिए। इसके अलावा जब हृदय सिकुड़ेगा तो हमारा ब्लड जो है वो हृदय से बाहर जाएगा, ठीक,
और जब ये रिलैक्स करेगा तो ब्लड अंदर आ जाएगा। आप ये समझ लो एक पॉलीथिन है, उसमें पानी भरिए आप, और उस पॉलीथिन को दोनों हाथों से दबाइए, तो पॉलीथिन में जो भरा हुआ पानी वो बाहर आएगा, यानी जब हम उसको कांटेक्ट करेंगे तो बाहर आ रहा है ब्लड। और जब हम उस पॉलीथिन को पुश कर रहे थे, उसको नॉर्मल छोड़ेंगे, तो जितना वो पानी होगा वो अंदर की ओर आने का प्रयास करेगा, यानी कि अब ब्लड आ रहा है अंदर। ब्लड बाहर जाने को या हृदय के सिकुड़ने को बोलते हैं साइस्टोल, और हृदय के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने को और ब्लड के अंदर आने को बोलते हैं डायस्टोल की प्रोसेस। यानी सिस्टोल होने में, यानी कि हृदय को सिकुड़ने में लगता है 0.3 सेकंड, और हृदय को सामान्य अवस्था में आने में लगता है 0.5 सेकंड। यानी वन हार्ट बीट, यानी एक हृदय बीट मतलब होता है वन सिस्टोल प्लस वन डिस्टोल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। यानी सिस्टोल में लगा 0.3 सेकंड, डिस्टोल में लगा 0.5 सेकंड, यानी टोटल एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जो कि आगे आप समझेंगे कि क्यों 0.8 सेकंड होता है। क्लियर है? अब देखिए, अगर ये नॉर्मल बीपी है 120, कभी किसी व्यक्ति का बीपी सो उसने चेक करा और दिखाने लगे 150/95, यानी 80 से बढ़ के 95 हो गया, 120 से बढ़ के 150 हो गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब, या इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे हम हाइपर टेंशन। और मान लीजिए कभी चेक कराया तो 120 की जगह 80 शो कर रहा है, 80 की जगह 60 शो कर रहा है, इसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तदाब, इसको इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, जो हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं वो हैं एड्रिनलिन हार्मोन, या इसी को हम एफिनेफ्रॉन हार्मोन बोलते हैं, या थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रिनलिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो है वो मिलके क्या करते हैं, हमारे रक्त दाब को नियंत्रित करते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाएगा कि हमारे ब्रेन का कौन सा भाग है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, तो हम बताएंगे मेडुला ऑब्लंगेटा, विच इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, जो कि हमारे पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है, उपभाग है। क्लियर है? तो ये सारी बातें हमने ब्लड प्रेशर के संदर्भ में देखी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक होता है हार्ट साउंड। हृदय ध्वनि क्या होती है, मैं आपको ये समझाता हूँ। हृदय ध्वनि जो है ये प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट वॉल्व, जो हमारे हृदय कपाट होते हैं उनके द्वारा ये ध्वनि निकलती है। और ये कब निकलती है, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है और सामान्य अवस्था में आता है। जब ये सिकुड़ता है तो सिस्टोल प्रोसेस बोलते हैं, और जब ये अपनी सामान्य अवस्था में आता है तो इसको डायस्टोल बोलते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा फ्रेंड्स। हार्ट के सिकुड़ने को साइस्टोल और नॉर्मल अवस्था में आने को डायस्टोल बोलते हैं, जिसमें 0.3 सेकंड का समय लगता है, इसमें 0.5 सेकंड का समय लगता है। यानी जब हृदय सिकुड़ता है तो लब का साउंड आता है, और जब हृदय सामान्य अवस्था में आने का प्रयास करता है तो उसको हम डब साउंड बोलते हैं। और ये दोस्तों, लब और डब का जो साउंड है ये हमारे हार्ट की ये बताता है कि आपका हार्ट ठीक है, यानी सामान्य हृदय ध्वनि है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हमारा हृदय कभी डैमेज होता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो फिर लव डब का साउंड नहीं आएगा, फिर आएगा मर 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 साउंड। और मर मर साउंड बताता है कि हम क्षतिग्रस्त हैं या हमें हृदय से संबंधित बीमारी है। क्लियर है? अब एक शब्द आता है पल्स रेट क्या है। तो व्हेन हार्ट साउंड इज मेजर्ड बाय ब्लड प्रेशर, जब हृदय ध्वनि को हम रक्त वाहिकाओं के द्वारा मापते हैं, उसे ही नाड़ी दर कहते हैं। देखिए डायग्राम में आपको समझ में आएगा ये। यानी जो हमारी हार्ट बीट है, इसको हम पल्स रेट कब कहते हैं, जब हम नाड़ी के द्वारा मापते हैं। नाड़ी मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप बहुत ध्यान से समझने का इसको प्रयास करिएगा। तो हमने बताया कि हार्ट बीट, हृदय धड़कन, यानी 72 टाइम, 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। तो 1 मिनट में 72 बार धड़ा तो एक कार्डियक साइकिल क्या होगा भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60/72, और 72 का हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 सेकंड निकल के आएगा कि नहीं आएगा। और 0.8 सेकंड को मैंने आपको बताया 0.3 और 0.5 सेकंड में ये डिवाइड होते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये कार्डियक साइकिल हो गया। अब देखिए, 0.8 सेकंड को हमने अलग अलग 0.1111 सेकंड करके इसे 8 पार्ट में डिवाइड किया, और एक लिखा एट्रियम और वेंट्रिकल, मतलब आलिंद और निलय। निलय के आधार पर और आलिंद के आधार पर हम 8 सेकंडों में क्या क्या होता है उन सबको देखने वाले हैं, और ये पाई चार्ट के थ्रू हम देखने वाले हैं। अब इस पाई चार्ट पे आप विशेष फोकस करिएगा जब मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताने का जो प्रयास किया है वो समझिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप, यहाँ ये पाई चार्ट है, इसमें सबसे पहले आप ये वाला पार्ट देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। ये पाई चार्ट में, ये मान लीजिए पूरा जो हमारा पाई चार्ट है, इसमें से 0.4 सेकंड की बात कर रहे हैं। टोटल 0.8 होते हैं, तो 0.4 सेकंड ये हो गया, 0.1 सेकंड ये होगा, और 0.3 सेकंड ये होगा, तो टोटल हो जाएंगे 0.8 सेकंड। इनमें से हम पहले 0.4 सेकंड की बात कर रहे हैं। इस 0.4 सेकंड में फ्रेंड्स क्या होगा, मान लीजिए ये आपका जो हार्ट है, चाहे आप लेफ्ट वाली बात करो चाहे राइट वाली, किसी एक तरफ की देख लेते हैं, दोनों की बात एक ही है। मान लीजिए इसमें क्या होगा, 0.4 सेकंड में क्या लिखा है, एट्रियल फिलिंग, आलिंद भरता है। जो आलिंद है
दोनों भर रहे हैं ये, ठीक। आलिंद के पास ब्लड आ रहा है, अगर ये आपका लेफ्ट वाला राइट वाला पार्ट है तो इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और राइट वाला पार्ट है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फिल हो रहा है। और ये जब फिल होगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये फिल होगा, तो ए बी वॉल्व ओपनिंग, जो ये वॉल्व है ये ओपन होंगे, और जैसे ये वॉल्व ओपन होंगे तो ये जो ब्लड आलिंद वाला था वो कहाँ आएगा, निलय में। यानी इस समय निलय कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा, केवल आलिंद के द्वारा जो काम हुआ उसके थ्रू जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच गया, वेंट्रिकल में, जिसको हम बोलते हैं पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी निष्क्रिय निलय भराव। निष्क्रिय निलय भराव क्यों, क्योंकि इसमें निलय कोई काम नहीं कर रहे हैं, निलय डायरेक्ट अपने आप भर रहे हैं। कैसे, जब आलिंद भरा, आलिंद भरने से उन ए बी जो वॉल्व थे उन पर दबाव पड़ा, दबाव पड़ने से वॉल्व ओपन हुए, और ओपन होने के बाद जो ब्लड था वो कहाँ पहुंच गया, आपके वेंट्रिकल यानी निलय में पहुंच गया। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट, और यहाँ पर उन्हीं को लिखा हुआ है। तो पहले पहले का मतलब क्या है, एट्रियल फिलिंग, दूसरे का मतलब क्या है, एवी वॉल्व ओपनिंग, और तीसरे का मतलब क्या है, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। ये सब कुछ होने में 0.4 सेकंड लगा। तो अब जो 0.4 सेकंड हुए उसमें देखिएगा क्या हुआ फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें क्या हुआ, डायस्टॉल 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 डायस्टॉल। किसने, एट्रियम। एट्रियम ने कुछ किया क्या, नहीं किया, केवल डायस्टॉल की प्रोसेस हुई। अब भाई डायस्टॉल क्या होता है भाई, यहाँ पे देखिए, डायस्टोल मैंने आपको बताया, डायस्टोल मतलब हृदय का सामान्य अवस्था में रहना, यानी हृदय उस समय कोई काम नहीं कर रहा हो, उसको बोलते हैं सामान्य अवस्था, इसी को डायस्टोल बोलते हैं। तो वही मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ 4 सेकंड में डायस्टोल। अच्छा, इस समय आनंद ने भी कुछ काम नहीं किया, तो क्या निलय ने कुछ काम किया, मैंने कहा नहीं। तो इन 4 सेकंड में निलय ने भी कुछ काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब कोई चीज काम नहीं किया जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम निष्क्रिय। तो निष्क्रिय निलय भरा हुआ। तो ये पहले के जो 4 सेकंड है उसमें ना आपके आनंद ने कुछ काम किया, ना ही निलय ने कुछ काम किया। क्लियर है। अब अगला जो 0.1 सेकंड है उसको देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम इसकी बात करते हैं, फिर से आप ध्यान करिएगा इस पाई चार्ट पे। ये अब जो अगला अपना 0.1 सेकंड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए ये जो आपका धीरे धीरे ब्लड आ रहा था निलय में, लेकिन अब जो इसमें ब्लड भरा हुआ है उसके लिए अब पुश की आवश्यकता है। अब बिना उसको कांटेक्ट हुए वो पूरा ब्लड कहाँ नहीं आएगा, निले में। इसलिए अब आपका जो एट्रियल है, एट्रियल यानी आलंद है, वो सिस्टोल करेगा, और सिस्टोल का मतलब क्या होगा, वो सिकुड़ेगा। तो ये 0.1 सेकंड में अब आपका जो आलिंद है, दोनों आलिंद, बायां और दायां, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही शो किया है, आप दोनों समझिएगा साथ में। तो आरटीएल क्या करेगा, यहाँ पर कांटेक्ट होगा, ये सिकुड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे बताया कि ये सिकुड़ रहा है। और जैसे ये सिकुड़ेगा तो अब जो बचा कुचा 30% और था वो भी यहाँ पर पहुंच जाएगा ब्लड। यानी आप यहाँ पे देखेंगे पहले वाले डायग्राम में, इसमें 70% तो आपका वैसे ही भर चुका था निलय। अब 30% और रह गया, तो वो 30% कब भरा, जब आपके जो आपका जो आपका आलिंद है, आलिंद क्या किया, कांटेक्ट किया, जिससे आपका क्या हुआ, वेंट्रिकुलर जो 30% होता वो, इसको बोलते हैं सक्रिय निलय भराव, एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। क्योंकि इस समय आपके आलिंद ने पुश किया ब्लड को, तब जाके ये निलय में आया। तो 30% ये ब्लड, यानी अब आपका 100% क्या भर गया है, निलय भर गया है। और इस 100% भरने में इसमें टोटल कितना ब्लड आ जाता है, 130 ml, जिसको हम बोलते हैं एंड डिस्प्लास्टिक, एंड डिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंड डिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, जिसमें 130 ml ब्लड भरा होता है। दोनों निलयों में इतनी ही मात्रा होगी। तो ये दूसरे आपका 0.1 सेकंड में ही हुआ। तो अब 0.1 सेकंड को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अगला जो 0.1 सेकंड हुआ है, इसमें आपके एट्रियम ने काम किया है, यानी सिस्टोल काम किया है, और इस समय आपका वेंट्रिकुलर क्या रहा है, डायस्टोल कर रहा है। क्लियर है। तो ये 0.15 सेकंड तक का काम हो गया कि नहीं, 0.4 ये और 0.1 ये। अब यानी 0.3 सेकंड बचे हैं, इनमें देखते हैं क्या होता है। अब आइए आप इस पे फोकस करिएगा फ्रेंड्स। अब एक सेकंड, अब पूरा दिमाग आपको लास्ट वाले पॉइंट पे लगाना है। और इसमें जो अब 0.3 सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख दूंगा अभी, 0.3 सेकंड की बात है। इसमें 3 प्रोसेस हो रही है। पहली, एबी वॉल्व क्लोज हो रहे हैं, दूसरा सेमिलुनर वॉल्व ओपनिंग होगी, और थर्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। अब समझिए इसको, जब ये भर गया पूरा वेंट्रिकुलर, अब ये वेंट्रिकुलर जब भरेगा तो ये दबाव बनाएगा पूरे वेंट्रिकल में, जिससे होगा क्या, ये जो एवी वॉल्व है, और ये भी वॉल्व आपके क्लोज हो गए, क्योंकि भाई ब्लड लौटेगा थोड़ी ना आलिंद में, इसलिए ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ओपनिंग होती है नीचे की ओर, और नीचे की ओर खुलते हैं केवल, ऊपर की ओर नहीं खुलेंगे कभी भी। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, एवी वॉल्व क्लोज। और जैसे ये बंद होते हैं, फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आपका वेंट्रिकुलर भरेगा और जैसे ये वॉल्व बंद होगा, तो पहली साउंड निकलेगी लब। तो फर्स्ट फर्स्ट हर्ट साउंड, अगर आपसे पूछा जाए पहली हृदय ध्वनि कौन सी निकलती है, तो आप बताएंगे लब। और ये लब ध्वनि निकलना बताता है कि आपकी जो एवी बोल्व हैं,
वो क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। क्लियर है। अब बंद हुआ तो यहाँ पर जो सेमिल्यूनर वॉल्व है, जब ये भरेगा तो कहीं ना कहीं से तो ये लिक्विड निकालने यानी जो ब्लड हमारा निकलने का प्रयास करेगा, तो ये दबाव बनाएगा सेमिल्यूनर वॉल्व पर। और जब ये ब्लड पूरा भरेगा तो ये, और यहाँ पर आपका ये वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, यानी वेंट्रिकुलर में सिकुड़न आ रही है, जिसकी वजह से ये ब्लड निकलने का प्रयास करेगा। और ये कहाँ से निकलेगा, तो आप बताएंगे सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होंगे, वहां से ये ब्लड निकलेगा। और अब आपके पास 130 जो ml ब्लड था, उसमें से 70 ml ब्लड यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कितना निकला, 70 ml। और ये 70 ml का बड़ा महत्व है, आगे हम देखने वाले हैं। तो जब ये वेंट्रिकुलर पंप करेगा तो यहाँ से 70 ml ब्लड जो है निकल जाएगा। यानी ये तीनों कंडीशन आप समझ गए यहाँ पर क्या हुआ। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब जो हमारा सेमिल्यूनर वॉल्व है ये क्लोज होगा, और जैसे ये सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होगा तो अगेन एक दूसरे साउंड आएगा जिसका नाम होता है डब। और ये कब होता है, ये 0.3 सेकंड होने के बाद, यानी कि इस वाले पार्ट में। इसलिए इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल में 0.4 सेकंड लगता है। तो अगले जो 3 सेकंड हुए उसमें क्या हुआ है, उसमें आप यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स। अगले 3 सेकंड में आपका ऑरिकल जो आलिंद है उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन आपके निलय ने काम किया, सिस्टोल सिस्टोल और सिस्टोल। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने 8 सेकंड को इन भाग में, अगर आप देख रहे होंगे तो 0.8 सेकंड में केवल 0.1 सेकंड ही एट्रियम काम करता है, जबकि 0.3 सेकंड काम करता है कौन, आपका वेंट्रिकल यानी कि निलय। और इस प्रकार से ये पूरा ब्लड जो है 70 ml पंप कर जाता है। यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ में आई होगी। अब जो 70 ml ब्लड पंप किया है उसकी कहानी यहाँ पे है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पुस्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। यानी एक हृदय चक्र में दोनों निलय के द्वारा जो पंप किया गया रक्त का आयतन होता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि कितना है, 70 ml। यानी 70 ml ही ब्लड पंप किया जाता है। तो कार्डियक आउटपुट कितना आया हमारा, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पुस्ड बाय हार्ट टू बॉडी ऑर्गन इन 1 मिनट। यानी 1 मिनट के द्वारा जो हमारा हृदय था, हृदय द्वारा अंगों तक रक्त को पहुंचाने का जो आयतन होता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो 1 मिनट में रक्त कितनी बार ढलका, 72 बार। और एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड हृदय निकालता है, तो 70 ml। तो 70 × 72 करेंगे तो कितना आएगा, 5040 मिलीलीटर, जिसको हम 5 लीटर भी बोलते हैं। यानी 1 मिनट में 5 लीटर हमारा कार्डियक आउटपुट निकलता है। नहीं, हृदय 1 मिनट में 5 लीटर जो है रक्त को उसको पंप कर देता है, फेंक देता है निकाल के। क्लियर है। इसको बोलते हैं हम कार्डियक आउटपुट। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हार्ट बीट की। अब ये छोटे छोटे से फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट पूरा यही था। अब केवल कुछ छोटे छोटे से फैक्ट उनको हम जल्दी कवर कर लेते हैं। जैसे हार्ट बीट, हमारे जो वयस्क होते हैं उनमें होती है 72 टाइम पर मिनट, बच्चों में होती है 120 से 150 टाइम पर मिनट, जो फीटस एम्ब्रियो में होता है 200 टाइम, यानी भ्रूणी अवस्था में 200 टाइम पर मिनट होती है। दौड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 90 से 98 टाइम पर मिनट होती है। और जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी, वो अपनी कम करा के रखते हैं 60 से 62 टाइम पर मिनट, ताकि उनकी एनर्जी का जो खपत है वो कम हो। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो रक्त जो हमारा हृदय धड़कन उसको कम करा के क्यों रखते हैं, तो आप बता देना, ताकि उनकी एनर्जी लॉस कम हो। ठीक है। और ऑक्सीजन बार बार नहीं पहुंचेगा तो उनका जो ग्लूकोज रहेगा वो लंबे समय तक स्टोर रहेगा और वो लंबे समय तक खेल पाएंगे। तो एनर्जी स्टोर करने के लिए स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो 60 से 62 टाइम पर मिनट इसको करा के रखते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूंगा बाद में कि ये कैसे कम होता है और क्या होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हार्ट चैम्बर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर का मतलब है एक आलिंद एक निलय, वन एट्रियल और वन वेंट्रिकुलर। इनमें होता है सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, एक ही बार ब्लड जाता है और एक ही बार में निकल जाता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, यानी कि जो हमारे उभयचर होते हैं और जो सरीसृप होते हैं, उनमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, जिनमें 2 आलिंद और एक निलय होते हैं, 2 ऑर्टिकल और एक वेंट्रिकल होता है। और इनमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है। यही आप देखेंगे जो सरीसृप है उनका अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ सरीसृप होने के बाद भी उसमें 4 चैम्बर होते हैं और घड़ियाल में 3 चैम्बर होते हैं। जो हमारे पक्षी हैं, बर्ड्स, पक्षियों में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। और स्तनधारियों में भी 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय, जैसे कि मानव है, चमगादड़ है, कैट है, रैट है, व्हेल है, डॉल्फिन। अच्छा, व्हेल और डॉल्फिन को आप मछली मत समझिएगा, ये एम्फीबियन में आते हैं, इसलिए इनके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो मछलियों का अपवाद कहेंगे तो व्हेल और डॉल्फिन हो जाएगा। और इन सब में कैसा परिसंचरण होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा हार्ट वाला टॉपिक हुआ पूरी तरह से फिनिश। इसमें जितने भी फैक्ट थे हमने वो कवर किए, जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर करने का प्रयास किया है फ्रेंड्स। अब इसमें जो कुछ रह जाएगा वो अब हमें बात करनी है
धमनी और शिराओं के बारे में, यानी ब्लड वेसल्स के बारे में, और एक हमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इनेरा ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा और करनी है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इन छोटी-छोटी दोनों चीज़ों को कवर करेंगे और ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।